नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज जो हमारा बीएससी एजी आईसीआर 5th दिन कमेटी के हिसाब से जो कोर्स चलता है सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, उसका जो टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो लेक्चर है आप इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी वो साइंस है या फिर जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिस टर्म के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनकी संरचना कैसी है, उनका साइज कैसा है, उनका शेप कैसा है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कहाँ कहाँ पे कैसा होता है, तो उसके बारे में जो हम पूरा जानकारी लेते हैं। उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है या फिर उनकी फिजियोलॉजिकल या फिर उनका मेटाबॉलिज्म और उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं तो वो किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हो जाएंगे बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है और एट्सेट्रा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि एक स्पेशल टर्म रहता है आपका जो वायरस। तो वायरस है वो दोनों तरीके से एक्ट करता है, ना तो वो एक प्रॉपर माइक्रो उसमें आ जाता है लिविंग थिंग्स में, और ना ही वो डेड मटेरियल होता है। ठीक है, और ये इसका स्पेशली जो काम होता है, इसका काम क्या होता है कि ये ह्यूमंस में जो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें डिजीज़ फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत घातक होता है ना। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका आएगा डिफ्रेंशिएट माइक्रोबियल ग्रुप्स। तो विभिन्न माइक्रोबियल समूह कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया आपका प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा, जो प्रोकैरियोटिक प्रजीव होते हैं उनके बारे में। तो प्रोकैरियोटिक प्रजीव में सबसे पहला कौन सा आ जाता है? आपका बैक्टीरिया होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेलुलर होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंगल सेलुलर होते हैं। सिंगल सेलुलर होने के कारण क्या, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसको हम जनरली नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम या तो माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है तो वो क्या होता है? कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है। और ये कैसा होता है? सिंगल सेल का होता है। ये सिर्फ अकेली सेल होती है ना। और ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है या ये जो बढ़ता है तो वो किस तरीके से बढ़ता है? बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू, मतलब एक से दो टुकड़ों, दो बनते हैं, फिर दो से और चार बनेंगे, चार से और ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरीके से इसका डिवीज़न होता जाता है या फिजन होता जाता है ना। और साइनोबैक्टीरिया है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंदर आती है। ठीक, और इनका काम क्या होता है? ये डिजीज़ फैलाने के काम में डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं। कहीं कहीं पे ये फूड मेकिंग का या आपका खाना बनाने का काम करते हैं, तो कहीं पे यही बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को ख़राब करने का काम करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो कुल मिला के दोनों का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है ना। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको। दूसरा आता है बी, आपका यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। तो यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा क्या हो जाता है? एल्गी। पहला आ गया आपका एल्गी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं होती है। और क्या होता है? ये भी सिंगल सेल्यूलर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेलुलर ये क्या करते हैं? ये अरेंजमेंट होता है इनका एक के साथ, मतलब ये सिंगल नहीं पाए जाते। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर अमाउंट में और इकट्ठे होते हैं। और कहाँ पे ये पाए जाते हैं? ज़्यादातर जो आपका
जली जहाँ पे पानी आनी भरा रहता है, या फिर आप जिसको बोल सकते हो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, है ना, जहाँ पर नमी रहती है, मॉइस्चर और पानी भरा रहता है, उस एरिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। और इनका क्या होता है कि इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये खुद का खाना मतलब इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण इनमें ग्रीननेस रहता है, और ग्रीननेस होने के कारण प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इनमें, ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, है ना। हिंदी में इनको शैवाल कहते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा आएगा फंजाई। तो फंजाई क्या होता है, ये एक तरीके से छोटे प्लांट्स होते हैं। इनका जो शरीर होता है प्लांट की तरह तने में, रूट में बटा नहीं होता है, जब ये सिंगल रूप से होते हैं, और ये छोटे से बहुत बड़े छोटे से बड़े आकार में होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली जो मशरूम है, तो वो क्या हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर हो जाता है ना। और वहीं सिंगल सेल की बात आ जाती है तो ईस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपके मल्टी सेल्यूलर मशरूम के रूप में हो जाता है, या फिर कहीं कहीं पे छोटे से पफ बॉल जैसा भी मिलता है आपको। तो ये जो प्रॉपर ट्रू फंजाई, जिसको अगर आप कहेंगे कि ट्रू फंजाई बना किससे होता है, तो ट्रू फंजाई है ना, फिलामेंट्स से बना होता है, ठीक है ना। फिलामेंट्स और मासेस ऑफ सेल्स से। तो मतलब खाली एक फिलामेंट नहीं होगा, बहुत सारी सेल्स जब कंबाइंड होंगी, या फिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत लंबा सा, है ना, उनसे ये बना होता है, ठीक है। और इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका, ये देखिए, रिप्रोडक्शन बाय फिजन के थ्रू होता है ना। या तो बडिंग के होगा, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट्स होगा, तो उसमें बड्स होते हैं, कलियां होती हैं ना, या फिर स्पोर्स होंगे, छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, और उन स्पोरों को क्या करते हैं कि वो स्पोर किसी और ग्रेन के ऊपर या किसी के साथ में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये अपने आप को बढ़ाते हैं, ठीक है, मोल्ड के साथ में, या मिल्ड्यू या ईस्ट, रस्ट, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, फंजाई के अंदर आते हैं, ठीक है। या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। तीसरा आपका आएगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेल्युलर। प्रोटोजोआ भी एक तरफा सेल होती है। देखिए, हाँ, फंजाई के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि फंजाई ज़्यादातर कैसे एरिया में मिलती है, जहाँ पर एसिड्स ज़्यादा होते हैं, है ना, अम्लीय ज़मीनें होती हैं, तो उन मृदाओं पे ज़्यादातर फंगस आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे भी पीएच है, अगर वो 7 से नीचे रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको फंगस देखने को मिल जाता है। जबकि बैक्टीरिया जो होता है वो जो pH 7 से ऊपर होता है, उस रेंज में मिलता है ना। बात आती है आपकी प्रोटोजोआ की। तो तीसरा प्रोटोजोआ है, ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है ना, और किसके अंतर्गत आता है, इक्योरिटिक प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है ना। और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से अलग होते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये समटाइम ह्यूमंस को डिजीज़ फैलाने में, और ह्यूमन और जो आपके एनिमल्स होते हैं, जानवर हैं, और हम इंसान हैं, उनमें बीमारी का मुख्य रोल प्रदान करता है। उसके बाद जो आपका अगला आएगा वायरस। तो ये थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। वायरस क्या होता है, ना तो वो कभी एक्योरेटिक्स में आ जाता है, ना प्रोकैरियोटिक में आता है। ये इसका सीन थोड़ा सा अलग होता है। तो ये प्रोटिस्टा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। और उसके बाद इसका एक और स्पेशल क्या कैरेक्टर होता है, जो ये क्या होता है, कॉस्केटिव एजेंट होता है। मतलब पॉजिटिव एजेंट आप बोल सकते हो, पॉजिटिव कॉज करने वाला, या बीमारी फैलाने वाला, है ना। और आगे जैसे हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, और इस सेल नहीं होती है, नॉन सेल्यूलर होता है, ठीक है। और कहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और बैक्टीरिया के साथ भी ये पाया जाता है। और इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसका साइज़ और ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके कारण इसको हम किसके थ्रू देखेंगे, इसको हम देखते हैं आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, है ना।
नेक्स्ट आएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो एक होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक टाइप की, है ना। तो इसके अंदर इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे आपका फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, ये सारी की सारी यूकैरियोटिक के अंदर आ जाती हैं। जबकि आपके जो प्रोकैरियोटिक एक आ जाती है आपका बैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन आगे हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक lacks of distinct membrane surrounded their chromosome and do not have different organelle like mitochondria, chloroplast। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन होती है ना। जो क्रोमोसोम होता है उसके पास में एक अलग सी मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। अब इसको हम क्लियर यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो आपका मुख्य डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा, देखिए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो अंतर जो होता है, पहला आपका सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका उस हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल मेडअप ऑफ, जो आपकी प्रोकैरियोटिक्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि सेल वॉल मेडअप ऑफ पेप्टोग्लाइसिन। तो जो पेप्टोग्लाइसिन होते हैं, पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है। जबकि जो आपका ये हैं आपके यूकैरियोटिक्स, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड से बनती होती है, इधर सेल्यूलोज। अब जैसे एल्गी में सेल्यूलोज होता है और फंजाई में काइटिन होता है ना। जो बात आती है फिर राइबोसोम की, तो राइबोसोम इसमें 70 ऐसे या 70 स्ट्रैंड होते हैं इसका। जबकि जो आपका ये वाला है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में कौन से हो जाते हैं, राइबोसोम 80S है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट वाले राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं इसके, ठीक है। देन आपका आता है फ्लैजिला, कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिन। तो जो फ्लैजिला होता है वो किससे बना होता है, एक प्रोटीन होता है फ्लैजिन, उसका बना होता है। जबकि यही यूकैरियोटिक में फ्लैजिला है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे फ्लैजिला एक सिंगल नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स बना होता है ना, और वो जटिल तरीके से। तो उसमें क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है ना, मतलब ट्यूब जैसा होते हैं वो इसके साथ अरेंज होते हैं। फिर तीसरा एनर्जी मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो आपका साइटोप्लाज्मिक झिल्ली है उससे क्या होता है, ऊर्जा का चय अपचय होता है। जबकि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट इन सब एनारोबिक माइक्रोब्स। तो कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स को छोड़ दिया जाए, है ना, तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोकैरियोटिक्स में, तो फोटोसिंथेसिस एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन सिस्टम एंड वेसल्स इन द साइटोप्लाज्म। जबकि जो आपका यूकैरियोटिक्स होगा तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन एल्गी एंड प्लांट सेल्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें, एल्गी में और प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इन एडिशन इंटरनल मेम्ब्रेन सच एस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस एंड टारगेटिंग। तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होता है और गोल्जी बॉडी होता है इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनके साथ में ये सब एसोसिएट करते हैं। उसके बाद अगर हम जाएंगे नेक्स्ट पे, तो जेनेटिक मटेरियल एंड रेप्लिकेशन। जब बात आती है आपके जेनेटिक मटेरियल और रेप्लिकेशन की, तो आनुवांशिक सामग्री और प्रतिकृति। तो क्या होता है कि देखो, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कोई न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। डीएनए
फ्री होता है ना, डीएनए फ्री साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो कैसा होगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, लिक्विड होता है ना। किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म मतलब एक मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड रूप में लिक्विड में ये जो सारी चीज़ें भरी होती हैं, या फ्लूइड बोल सकते हो, लिक्विड नहीं उसको आप फ्लूइड बोलो, तो फ्लूइड उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर दूसरा आता है आपका जो यूकैरियोटिक वाले में टू मेम्ब्रेन्स बाउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विथ डीएनए इन इट। तो क्या होता है कि इसमें टू मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक झिल्ली होती है और वो किससे बाउंडेड होती है, उसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है ना। देन डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। तो जो हिस्टोन है, डीएनए किसके साथ एसोसिएट करता है यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जबकि इसमें डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन प्रोटीन। इसके साथ में क्या होता है, डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। जबकि फिर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो में कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड कहते हैं। अगर इसके साथ में कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और जबकि जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर प्लाज्मिड कभी कभी शायद ही पाया जाता है या नहीं पाया जाता है ना। फिर बात आती है सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन कैसा होता है, जो यूकैरियोटिक्स होती हैं उनमें बाइनरी फिजन के थ्रू होता है सेल डिवीजन, जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। देन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अकर बाय कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो जेनेटिक जो आपके मतलब जेनेटिक गुण आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, किसके कारण होते हैं, कॉन्जुगेशन के कारण या ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, हस्तांतरण या संयुग्मन या परागमन के द्वारा परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि बात यहाँ पे आती है यूकैरियोटिक्स की, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस टेक प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यौन प्रजनन के दौरान आनुवांशिक जानकारी का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका युग्मों के उत्पादन के लिए होता है। मतलब जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं और उन दोनों का जब